चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपने कॉस्टिंग की क्लास में। यहाँ तक हम कवर कर चुके थे, अब हम पढ़ना है टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग। कितने टाइप की कॉस्टिंग होती है? तो देखिए, पहला है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, दूसरा है मार्जिनल कॉस्टिंग, तीसरा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, चौथा है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, पांचवा है डायरेक्ट कॉस्टिंग एंड लास्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो टोटल हमारे पास 6 टाइप की कॉस्टिंग है। अब एक एक करके इनको पढ़ा जाए। क्या है? थ्योरेटिकल पार्ट है सारा का सारा, अब कोई भी प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है। अब जो भी है वो थ्योरेटिकल है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा ना हमारा, उस चैप्टर में प्रैक्टिकल पार्ट आएगा। ठीक है, सबसे पहले फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग ऑफ फॉर असर्टेन द कॉस्ट। देखिए, कॉस्टिंग वर्ड का मतलब समझिए। कॉस्टिंग वर्ड का मतलब क्या बताया था? जब हम कोई कॉस्ट को असर्टेन करते हैं उसको कॉस्टिंग कहते हैं, है ना। कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए जो मैथड टेक्निक लगाते हैं उसको असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट करते हैं, जब हम उसको कॉस्टिंग कहते हैं। सिमिलरली हमें अलग अलग तरीके से दे रखा है कि कैसे कैसे कॉस्टिंग हमें अप्लाई करनी है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहला आता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। आप पढ़ते हैं इसके बारे में। कहता है इट इज यूज फॉर सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल एंड ऑफ प्रैक्टिस बाय सेवरल अंडरटेकिंग फ्रॉम द कॉमन कंट्रोल और कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट। देखिए, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब है एक तरीके का। भाई मेरी कंपनी है, आपकी कंपनी है, ऐसे दुनिया में लाखों कंपनी है। इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनीज है उनको सेम तरीके की कॉस्टिंग को फॉलो करना होगा। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। मैं जिस तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं वही तरीका आपको भी यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई डिफरेंट तरीका लेकर आ रहे हो, किसी को अपना बना लिया खुद का, नहीं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखे हैं आपको, जैसे कि अकाउंटिंग में आप देखते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट अप्लाई होता है। एक कंपनी में अप्लाई होता है, ये सारी कंपनी अप्लाई करती है रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट? सर सारी कंपनी। सर जनरल एंट्री हर कंपनी ये पास करती है। सर लेजर अकाउंट हर कंपनी बनाती है। फाइनल अकाउंट हर कंपनी बनाती है। बैलेंस शीट हर कंपनी बनाती है। प्रॉफिट एंड लॉस हर कंपनी बनाती है। सिमिलरली जैसे ही, अब मुझे बताओ, आप मेरी कंपनी में आए, मेरी आपने बैलेंस शीट देखी और आप कहीं दूसरी कंपनी में जा रहे हो, वहां पर आप बैलेंस शीट देख रहे हो, तो अलग अलग होगी या एक ही होगी? एक जैसी होगी, मतलब कंटेंट तो अंदर होगा पर तरीका, है ना। कंटेंट तो अलग अलग होगा, ऑब्वियस है। वहां पर एसेट्स कुछ, मेरी कंपनी में एसेट्स कुछ और होगी, आपकी कंपनी होगी तो एसेट ही बनेगा, तो एक ही तरीका तो एक ही होगा। पीएनएल अकाउंट बनाने का तरीका तो एक ही होगा। डेबिट साइड में लॉसेस, क्रेडिट साइड में इनकम, है ना। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड में डेबिट, इस साइड लेफ्ट साइड में हमारी, इस साइड होती है हमारी लायबिलिटी, इस साइड होगी हमारी एसेट्स। एक ही तरीका रहेगा। सिमिलरली यूनिफॉर्म नेचर पे अकाउंटिंग चलती है हर जगह कंपनी में। मतलब जिस तरीके से आप अकाउंटिंग में फॉलो करते हो यूनिफॉर्म नेचर, यूनिफॉर्म का मतलब एक कंपनी जैसे अकाउंटिंग करती है वैसे ही सिमिलर कंपनी, दूसरी कंपनी भी वैसे ही तरीके की अकाउंटिंग करेगी, वही रूल्स फॉलो करेगी। ऐसे ही दोस्तों कॉस्टिंग में भी होता है। कॉस्टिंग के अंदर जो तरीका फॉलो किया जाएगा उसी तरीके से हर एक कंपनी फॉलो करेगी। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। एक तरीके का रूल्स प्रिंसिपल अप्लाई होता है हर कंपनी पे, इसलिए लिखा सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस सेवरली अंडरटेकिंग। मतलब अंडरटेकिंग का मतलब होता है कंपनीज फ्रॉम कॉमन कंट्रोल कंपैरिजन कॉस्ट, कि सब में एक जैसा कंट्रोल रहे। जैसे कि अगर मान लो आप सीएमए बन जाते हो, आप करेंगे कॉस्ट की ऑडिट, कॉस्ट की चेकिंग, कॉस्ट ऑडिट करोगे। आप 10 कंपनी में कॉस्ट ऑडिट करोगे तो आपके पास जो रूल्स प्रिंसिपल आप कॉस्टिंग पे लगाओ वही तो हर जगह यूज होंगे। नहीं तो एक कंपनी की कॉस्टिंग बुक चेक कर रहे हो, दूसरे में अलग बना रहे हैं, अलग मेथड यूज कर रहे हैं, तीसरा अलग मेथड, ऐसे नहीं होगा ना। सारी कंपनी सेम नेचर का कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करेगी, जिससे आपने जो सीखा या हमने जो सीखा वो वैसे का वैसी कंपनी में चले। ऐसे नहीं कि हम यहाँ पर थ्योरेटिकल अलग सीख रहे हैं, प्रैक्टिकली अलग हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म का मतलब हर एक कंपनी सिमिलर नेचर का कॉस्टिंग प्रिंसिपल अप्लाई करेगी। ऐसा नहीं कि डिफरेंट प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग में आप प्रिंसिपल देखते हैं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, एक्यूरेल अजम्पशन, है ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये सब क्या है, प्रिंसिपल्स सारे पढ़ रखे हैं आपने, है ना।
वो हर एक कंपनी सेम नेचर का फॉलो करती है, इधर भी प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिस हर एक कंपनी सेम नेचर का फॉलो करेगी, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। इसके बाद आता है मार्जिनल कॉस्टिंग। मैंने आपको मार्जिनल के बारे में बताया था, हर एक एडिशनल यूनिट खर्च करने पर जो एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड होती है उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, राइट। उसको क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। और जब हम मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं उसी को मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट को असरटेन करने ही मार्जिनल कॉस्टिंग हुई भाई, राइट। तो देखिए क्या कहते हैं, इज दिस द स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। हर एक एडिशनल यूनिट खर्च का, हर एक एडिशनल यूनिट बनाने पर मेरी एडिशनल कॉस्ट कितनी आएगी, इसको कैलकुलेट करना ही मार्जिनल कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग मतलब असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कितनी आएगी। तो एक एडिशनल यूनिट बनाने में मेरी कॉस्ट आई थी 500 रुपए, पिछले वाले एग्जांपल में लिया था। एक एडिशनल यूनिट बनाने में मेरी कॉस्ट कितनी आई, 500 रुपए। तो ये 500 निकालने का जो तरीका होगा, 500 कैसा आया, उसमें हम पता करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग से। इतना सिंपल है ये। It is a ascertainment of marginal cost by differentiate between the fixed and variable cost. It is used to ascertain the effect of change in a volume or types of output on a profit. क्या कह रहा है, कहता है हम असरटेन करते हैं मार्जिनल कॉस्ट को, और जब हम मार्जिनल कॉस्ट को असरटेन करते हैं वही मार्जिनल कॉस्टिंग होती है। असरटेन करने का तरीका ये होगा कि फिक्स कॉस्ट अलग कर दो और वेरिएबल अलग कर दो, क्योंकि आपको ही पता है एक यूनिट बढ़ाने से जो एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड होती है वो फिक्स की वजह से नहीं होती, वो वेरिएबल की वजह से होती है। इसलिए दोनों को अलग अलग करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तब जाके देखेंगे कि एक यूनिट बनाने पर कितनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी, वही हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, उसी को मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट को असरटेन करने के तरीके को मार्जिनल कहते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप आगे जाकर फिर पढ़ेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग आगे सेम है, सेम है दोस्तों, आगे जाके ये देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक भी है, मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक भी है। तो जो बातें मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं ना, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यही सेम बातें आगे भी आएगी टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में। मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार एक झलक देखते हैं। देखो क्या लिखा है, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग लिखा है, ये देखो मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और दोनों का मतलब सेम है। आप इधर पढ़ेंगे, द टेक्निक इज बेस्ड ऑन द assumption that the total cost of production can be divided into fixed and variable। हम क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्शन को फिक्स्ड और वेरिएबल में बांट देंगे, जिससे वेरिएबल वाला पार्ट क्या होगा मार्जिनल, फिक्स वाला पार्ट क्या होगा फिक्स रहता है। फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम irrespective of the change in a volume, चेंज इन वॉल्यूम प्रोडक्शन, वाइल द वेरिएबल कॉस्ट वेरी द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। आपको पता है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करने के बाद आपको ये पता है कि हम जैसे जैसे यूनिट बढ़ाते हैं हमारी फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है। वही बात यहाँ पर भी लिखी है। इसके बाद आप देखेंगे दे विल इंक्रीज इफ दे प्रोडक्शन इंक्रीज। अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ा दूं तो वेरिएबल बढ़ेगा, फिक्स सेम रहेगा। अगर मैं प्रोडक्शन घटा दूं तो वेरिएबल घट जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर फिक्स सेम रहेगा। डिक्रीज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज रिमेन द सेम। आपको मैंने पिछले समझाया था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा पर यूनिट पे सेम रहती है, जबकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे डिफर करती है, राइट। दिस इज अ टेक्निक ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट। और जैसे ही आपकी एक यूनिट बढ़ाने पर जो कॉस्ट बढ़ जाए तो वो वेरिएबल कॉस्ट ही बढ़ेगी, तो उसको निकाल लो आप, खत्म हो जाएगा आपका आंसर, वही आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। एक यूनिट बनाने पे जो कॉस्ट इंक्रीज होती है उसी को तो वेरिएबल भी कहते हैं, उसी को तो मार्जिनल भी कहते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है प्रोडक्शन लेवल बढ़ाने पर। तो प्रोडक्शन लेवल बढ़ाने में फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, तो चेंज क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट, वही निकाल लो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो, वही मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट बन जाएगा। आपने वो वीडियो तो देखी है ना जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट अलग करते हैं। अब स्टैंडर्ड देखो वो सेम और यहां पर सेम, बिल्कुल सेम है, बस जो बातें मैंने बोली वो मैंने यहां पर इसमें लिख रखी है, और कोई फर्क है नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या करते हैं, देखिए जब भी मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट पहले से डिसाइड करता हूं कि ये प्रोडक्ट इतने में बन जाएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट इतने में बन जाएगा। मैं आपको इसको लिखकर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मान लो मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट का नाम है मेरा वॉच, मुझे वॉच बनानी है, ठीक है।
मुझे एक बात बतानी है, मैन्युफैक्चरिंग से पहले, बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, अब मैंने डिसाइड करा बिफोर मैन्युफैक्चरिंग क्या हुआ। मैंने डिसाइड करा कि रॉ मटेरियल का जो प्राइस आएगा, वॉच बनाने का जो रॉ मटेरियल का प्राइस होगा वो आएगा सर 20 रुपए पर यूनिट। कितने का? एक वॉच का प्राइस आ जाएगा 20, मतलब एक वॉच बनाने में 20 रुपए नहीं लेते, 50 रुपए पर यूनिट ले लेते। एक वॉच बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगने वाला है? वो 50 रुपए का पड़ेगा एक वॉच पे, पर यूनिट का मतलब एक वॉच। फिर मैंने अनुमान लगाया कि लेबर, हमारा लेबर का प्राइस क्या होगा, एक वॉच पे 20 रुपए का लेबर प्राइस पड़ेगा हमारा। और फिर मैंने ओवरहेड्स भी लगाए कि इतना भी पड़ेगा ओवरहेड्स, और मतलब इनडायरेक्ट सारे खर्चे मैंने लगाए 30 रुपए पर यूनिट। ये मेरा हिसाब था बिफोर मैन्युफैक्चरिंग। मैंने क्या करा? प्लान करा। ये क्या करा मैंने? प्लान करा कि मेरा प्रोडक्ट कितने में बनकर तैयार हो जाना चाहिए। मेरा प्रोडक्ट एक घड़ी 100 रुपए की बन जानी चाहिए। मेरे हिसाब से एक घड़ी 100 रुपए की बन जानी चाहिए। यह बात समझ में आ गई इतना? अब कुछ टाइम बाद मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी, स्टार्ट हो चुकी है मैन्युफैक्चरिंग। अब जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई तो मैं क्या गया, मैं सप्लायर के पास गया रॉ मटेरियल खरीदने। सप्लायर से पूछा कि भाई एक घड़ी बनानी है मुझे, एक घड़ी बनाने में कितने रुपए का रॉ मटेरियल आएगा? उसने कहा 55 रुपए का मिलेगा। मैंने कहा नहीं नहीं, हमारा एस्टिमेट ही 50 है, हमने 50 से ज़्यादा देनी नहीं है सर, हमने अनुमान लगा रखा है कि 50 रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा घड़ी में, वो देने को कम नहीं है। मैंने बहुत जगह पूछा, सब ज़्यादा ही बता रहे थे। लास्ट पता चला कि 55 से कम में मिलेगा ही नहीं, तो मुझे लेना पड़ा। अब मैंने रॉ मटेरियल सोचा था कितने का आ जाएगा, 50 रुपए के हिसाब से। अब आया कितने के हिसाब से? 55 रुपए के हिसाब से आया। कितने के हिसाब से? 55 रुपए के हिसाब से। लेबर का प्राइस, मैं लेबर से लेबर हायर करें, लेबर का प्राइस मैंने जो सोचा था वही हुआ, 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से लेबर का प्राइस रहा। और जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो भी बढ़ गए भाई, रेट बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, उसकी वजह से ओवरहेड की प्राइस भी इंक्रीज हो गए। मतलब जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे वो हो गया 35 रुपए पर यूनिट। ठीक है सर। अब मेरी घड़ी एक्चुअल में बनकर कितने में तैयार हुई? 110 रुपए पर यूनिट में। जब मैंने प्लान किया था तो 100 रुपए का मैंने सोचा था कि 100 रुपए बनकर तैयार हो जाएगी, पर एक्चुअल में बनी कितने की? 110 रुपए में। तो जब आप प्लान करते हो तो प्लानिंग करते वक्त आपने क्या कॉस्ट डिसाइड करी थी? प्लान करते वक्त आप क्या कॉस्ट डिसाइड कर रहे थे कि यार वो कितने में बन जाएगी घड़ी? सर 100 रुपए की तैयार हो जाएगी घड़ी। अ कंपैरिजन मेड विद द एक्चुअल प्राइस एंड प्री अरेंज स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड कॉस्ट। आपने कहा था कि एक घड़ी 100 में बन जानी चाहिए, आपने इस तरीके से अनुमान लगाया। अब एक्चुअली जब मैन्युफैक्चरिंग करा तो एक्चुअल कॉस्ट ये आ गई, एक्चुअल कॉस्ट ये आ गई। जब आप इन दोनों में क्या करते हो? कंपैरिजन करते हो। क्या करते हो? कंपेयर करते हैं दोनों कॉस्ट को, और दोनों कॉस्ट को कंपेयर करके ये पता लगाते हो कि ये डिफरेंस जो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। ये जो डिफरेंस आया वो किस वजह से आया। ये जो डिफरेंस आ रहा है 5 रुपए का मटेरियल में प्राइस में और ओवरहेड में 5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, इसको आप कहते हैं वेरिएंस, इसको आप कहते हैं डेविएशन। और आपका काम यही होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, जो आपने अनुमान लगाया था वो आपका एक्चुअल में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपका प्लानिंग एक्चुअल से मैच नहीं करती तो किस वजह से डिफरेंस जो आया वो कितने का आया, ठीक है, और किस रीजन की वजह से आया, ये आप पता लगाते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, राइट। हम यहां पर कहेंगे कि ये जो कॉस्ट बढ़ी है ये 2 रीजन की वजह से बढ़ी है। एक तो मटेरियल का प्राइस बढ़ जाने की वजह से, और ओवरहेड के प्राइसेस बढ़ जाने की वजह से इसकी कॉस्ट हमारी बढ़ी है। और यही निकालना होता है हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, कंपेयर करना होता है हमने कितना सोचा था और एक्चुअल में कितना हुआ, उन दोनों को कंपेयर करके डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। इनको हम वेरिएंस कहते हैं कि क्यों हमारी गड़बड़ आई, ठीक है सर। कुछ पॉजिटिव वेरिएंस होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। जैसे कि हो सकता था 1 यूनिट पे 20 रुपए की लेबर लगी पर एक्चुअल में 15 की ही लगी, तो यहाँ पर हमें फायदा हो गया। हमने 20 डिसाइड करा था, लग कम गया, हमने इतना करा था, लग ज्यादा गया। तो यही हमें कैलकुलेशन करना होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर। आया समझ में?
तो कंपेयर करना होता है एक्चुअल को प्री अरेंज स्टैंडर्ड से। प्री मतलब पहले से ही आपने डिसाइड कर रखी कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी पर एक्चुअल में इतनी लगी, तो फिर कंपेयर करना ही क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और क्या निकालेंगे, एनी डेविएशन, अगर कोई डेविएशन आएगा उसको एनालाइज करेंगे, क्यों हुआ ऐसा, किस वजह से कॉस्ट ज्यादा आई, एक्चुअल में प्राइस बढ़ा था या आपने गलती से प्राइस बढ़ा हुआ ले लिया, आपने और रिसर्च नहीं करी, मटेरियल का प्राइस और सप्लायर से पूछते क्या पता कम में मिल जाता है ना। ओवरहेड के चार्जेस किस वजह, क्योंकि आप अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी चला रखी है, कोई काम नहीं आ रहा, कोई काम नहीं कर रहा, अननेसेसरी बल्ब जल रहे हैं बड़े बड़े, तब यूज हो गया। तो जो रीजन हो रहा है कि जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो किस वजह से, इसको कंट्रोल करना, करेक्टिव एक्शन लेना ही क्या होता है सर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है। लिख लो, क्या था, परमिट द मैनेजमेंट टू इन्वेस्टिगेट द रीजन फॉर द वेरिएशन। जो आपका चेंज आया 5-10 रुपए का जो फर्क आया वो किस वजह से आया, उसको वेरिएंस कहेंगे। और से आप किस वजह से आया, रीजन ढूंढो, कॉजेज ढूंढो और उसको एक्शन लेकर अगली बार ऐसा ना हो वो उसके लिए काम करो। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। होप आपको समझ आ रहा है। और यही सर टेक्निक में भी है, तो टेक्निक वहां पर कवर हो गई दो। हमारे पास 3 टाइप की टेक्निक होती है, एक होती है मार्जिनल कॉस्टिंग, एक होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक होती है बजटेड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमने आपको बताया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बता दिया, अब बजट एंड बजटरी कंट्रोल क्या होता है। इससे पहले जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं ना, ये 3 बड़े बड़े चैप्टर है सीएमए इंटरमीडिएट में, आई थिंक मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये टेक्निक हम आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं जो टेक्निक, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग और बजट है ना, ये एक 3 बड़े बड़े चैप्टर है आपकी इंटरमीडिएट के कोर्स में, जो 30 मार्क्स कवर करते हैं पूरे पेपर के। इंटरमीडिएट की कॉस्ट अकाउंटिंग के 30 मार्क्स है ये 3 चैप्टर, जो आप 3 चैप्टर का मतलब पढ़ रहे हो। अब आ जाते हैं, उससे पहले मैं टेक्निक खत्म करूंगा। टेक्निक्स के अंदर मैंने आपको क्या बताया, देखिए टेक्निक और वो संबंधों सेम नहीं। टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, costing technique help to present the data in a particular format so that decision making become easily. It also help controlling and reducing the cost. टेक्निक क्या करता है, आपको डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट करता है जिससे आप डिसीजन लेने पे हेल्प कर सके, कॉस्ट को रिड्यूस करता है और कंट्रोल करता है, राइट। कॉस्ट को कम भी करवाता है, साथ में अगर वो कम नहीं हो सकती तो बढ़े ना, इसलिए वहीं तक कंट्रोल करके भी रखता है। मेथड का मतलब है सर्टेन करना और टेक्निक का मतलब होता है प्रेजेंट करना, डिसीजन लेना, कंट्रोलिंग, रिड्यूसिंग, ये होता है। इसमें हमने टाइप्स ऑफ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में क्या, टाइप्स ऑफ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में 3 टाइप की टेक्निक्स है, एक है मार्जिनल कॉस्टिंग जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सेम चीज दोबारा कॉपी कर रखी है, आप पढ़ के देख लो एक बार। आप एक बार पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि सेम ही था, जो सब कुछ सेम है। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट रिलेटेड टू मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये है मैंने प्री डिटरमाइन करा था, थ्रू देयर प्री डिटरमाइन they are work on a scientific basis by conducting technical analysis, they are compute all element cost, material, labor and overhead. The main object of fixing standard cost to a benchmark against the actual performance भी can be compared. हम एक बेंचमार्क सेट करते हैं जिससे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सके कि हाँ इतने में बन जाना चाहिए था, हमने ये सोचा था पर बना जाता, क्यों बना, वो क्या रीजन था, वही रीजन क्या है, वेरिएंस, डिफरेंस आर कॉल्ड वेरिएंस। इफ एक्चुअल कॉस्ट मोर देन द स्टैंडर्ड द वेरिएंस इज एडवर्स, मतलब आपने सोचा था कि 20 में बन जाएगा पर वो ना 25 में, तो ज्यादा का बना तो एडवर्स कहते हैं, ये हमारे लिए बेकार चीज है। 20 सोचा था 15 का बनकर तैयार हो गया, फेवरेबल, ठीक है जी, वही सारी बातें यहाँ पर लिखी है। अब आ जाते हैं बजटिंग कॉस्टिंग। बजटेड कॉस्टिंग तीसरी टेक्निक है जिनका यूज करते हैं हम। बजटेड कॉस्टिंग के अंदर 2 बातें पढ़नी है, एक होता है बजट, एक होता है बजटरी कंट्रोल। बजट और बजटरी कंट्रोल में क्या फर्क है, देखिए बजट क्या होता है, अब बजट इज अ स्टेटमेंट विच मे बी आइदर इन अ मॉनेटरी फॉर्म और क्वांटिटेटिव फॉर्म। जब भी मैं अपने फ्यूचर खर्चों का अनुमान लगाता हूं उसको बजट कहते हैं। आप उसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी लगा सकते हो और मॉनेटरी फॉर्म में भी अनुमान लगा सकते हैं। जब भी आप कंपनी अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस का एस्टिमेशन करती है उसको बजट कहते हैं। यहां पर क्या होता है, हमारे फ्यूचर में कितने खर्चे होने वाले हैं, प्रोडक्शन में कितना खर्चा आएगा, है ना, तो ये सब जब भी हमारे फ्यूचर खर्चे का अनुमान लगाया जाता है दैट इज द नेम कॉल्ड बजट। जबकि ये बजटरी कंट्रोल क्या होता है, बजट तो समझिए, बजट एक मॉनेटरी फॉर्म में हो सकता है, पैसों से रिलेटेड अनुमान लगा सकते हो आप, या फिर क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी से रिलेटेड, भाई इतना क्वांटिटी सोचा था लगेगा, इतना लग गया तो इतना लगेगा, इतना लगेगा, तो मान लो हमारे 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा, ये बजट बनाया तो ये मॉनेटरी है। 1 लाख क्वांटिटी लगेगा रॉ मटेरियल का, ये क्वांटिटेटिव बजट हो गया।
ठीक है, मॉनेटरी भी हो सकता है। जब भी हम अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस के एस्टिमेशन करते हैं उसको बजट कहते हैं। बजटरी कंट्रोल इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड कंटिन्यूअस कंपैरिजन बिटवीन द एक्चुअल एंड बजट। हमने अपने फ्यूचर खर्चों का अनुमान लगाया, ठीक है, कि हाँ रॉ मटेरियल 1 लाख रुपए का लगेगा, पर एक्चुअल में ज्यादा का लग गया, तो यहां भी कंपैरिजन करने में काम आता है। तो कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या करनी होगी, एक स्टेटमेंट बनानी होगी कि हमने बजट तो बनाया था 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, पर वहां ज्यादा खर्च हो गए। तो कंपैरिजन करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसको बजटरी कंट्रोल कहते हैं। कंपेयर करोगे तभी तो आप कहलाओगे आप ज्यादा खर्च कर रहे हो, आपको कंट्रोल करनी है चीजें, ज्यादा खर्च नहीं करनी, जितना बजट पे रखा है उतना ही खर्च करो, है ना, उससे ज्यादा आप खर्च नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, बजट बनाने होंगे, स्टेटमेंट बनानी होगी, उन स्टेटमेंट को ही बजट कहते हैं, जो कि कंटिन्यूअस कंपैरिजन करेंगे आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस और बजटेड परफॉर्मेंस में। बजटेड मतलब जितना आपने खर्च करने का सोचा था, 1 लाख रुपए का बजट बनाया था, उससे ज्यादा हो रहा है, उससे कम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आपके लिए कंपेयर करने में काम आता है। दिस इज द टेक्निक्स। तो आपसे चलते हैं, टेक्निक्स कवर हो गई। मैथड ऑफ कॉस्टिंग अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, थोड़ा बड़ा है और उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है, वो भी करेंगे। क्वेश्चन इन द सेंस ओरल क्वेश्चन। अब ये हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या होती है? इट इज असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इंकर्ड. It aimed to ascertain the cost actually incurred on a work done in the past. It has been limited utility through the comparison of a cost over the different period may yield a good. देखो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में आपको पहले भी याद करो, मैंने आपको ये सब पहले ही बता रखा है। एक चीज हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, कहां बताया था? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में एक क्लासिफिकेशन नहीं था, हिस्टोरिकल कॉस्ट और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या होती है? वो होती है कि जब हम कोई भी प्रोडक्शन करने से पहले कॉस्ट का अनुमान लगाते हैं, उसको प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कहते हैं। जबकि हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? जब भी हम कोई प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं और कॉस्ट पैसा खर्च करने लगते हैं, तो जब आप कॉस्ट इंकर्ड हो जाए, आपका पैसा खर्च हो जाए, उसके बाद जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करोगे कि कितना खर्चा हुआ, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कितना खर्चा हो वो निकालना हिस्टोरिकल कॉस्ट है, और मैन्युफैक्चरिंग से पहले अनुमान लगाना प्री डिटरमाइंड कॉस्ट था। वही सेम चीज यहां पर फिर दोबारा आ गई हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में। यही तो होता है, जब भी आप कोई कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, कौन सी कॉस्ट का? जब वो इंकर्ड हो चुकी हो, मतलब कोई कॉस्ट खर्च हो गई है, उसके बाद मैं उसका क्या कर रहा हूं? कैलकुलेशन कर रहा हूं कि कितना खर्च होगा। दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। सिंपल है। डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या होती है? It is a practice of charging all direct costs, variable, some fixed costs related to the operation, process and production, leaving other costs are written off against the profit which may be there. देखिए डायरेक्ट कॉस्टिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आपको बताया था डायरेक्ट कॉस्टिंग मतलब डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट होता है। कोई डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट में आपको नहीं बताया था, जो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट कर सकते हैं, वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो डायरेक्ट कॉस्ट कितनी हुई, मेटेरियल कितना लगा डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बनाने में, लेबर कितनी लगी, और कुछ खर्चे हुए ओवरहेड वो कितने लगे। तो जो चीज डायरेक्टली रिलेट कर रही है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्टिंग कहते हैं। वो निकालना ही डायरेक्ट कॉस्टिंग है। कितने का मटेरियल लगा, कितने के लेबर लग गए इस प्रोडक्ट को बनाने में, सिर्फ इस प्रोडक्ट को बनाने में, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्टिंग। उसकी कैलकुलेशन करना ही डायरेक्ट कॉस्टिंग। हाँ, मटर पनीर वाला एग्जाम्पल जहां पर दिया था मैंने आपको। अगला आता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में कुछ डिफरेंस होता है। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड टू द प्रोसेस और प्रोडक्ट। दे डिफर फ्रॉम द मार्जिनल कॉस्ट वेयर फिक्स्ड कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड। जब हम अपने किसी प्रोडक्ट को बनाने में हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल दोनों को चार्ज करते हैं, हम किसी कस्टमर से जब एक प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसको फिक्स भी और उससे वेरिएबल भी पैसा लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं फैक्ट्री का रेंट दे रहा हूं पर वो रेंट कवर ही नहीं करूंगा कस्टमर से। नहीं सर, वो रेंट भी आप अपने खर्चों अपने प्रोडक्ट में बांटोगे और उसको कस्टमर से कवर करोगे। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर क्या करते हैं? हम अपने वेरिएबल पार्ट को और फिक्स पार्ट दोनों को लेके चलते हैं और दोनों कस्टमर से चार्ज करते हैं। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारा फिक्स कॉस्ट का कोई भी रोल नहीं होता, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही अलग है। वो कहता है कि हर एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा हुआ एक्स्ट्रा, वो होती है मार्जिनल कॉस्ट। तो
वो जो एक यूनिट बनने पर जो खर्चा एक्स्ट्रा होता है वो वेरिएबल होता है, इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एब्जॉर्प्शन का मतलब एब्जॉर्ब करना, चार्ज करना, कितने खर्चे चार्ज करेंगे कस्टमर से, सारे जो खर्च हुए, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे फिक्स्ड हो, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सर वेरिएबल फिक्स कॉस्ट क्या है इसमें, मतलब वेरिएबल फिक्स कॉस्ट क्या है इसमें? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट नहीं पता क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्टिंग के अंदर हम ये बात कर रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली, वहां वेरिएबल और फिक्स की बात नहीं करते, वहां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करते हैं कि कौन सा खर्चा डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट होता है, कौन सा खर्चा डायरेक्टली लगा और कौन सा खर्च इनडायरेक्टली ना नेचर हो रहा है प्रोडक्ट पर। मैंने आपको डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट पढ़ाया था। डायरेक्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन करना ही डायरेक्ट कॉस्टिंग होता है, सिंपल लॉजिक। डायरेक्ट कॉस्ट आपको बताया था मैंने, राइट। हमने ये कर लिया, ये कर लिया। अब देखिए कॉस्ट यूनिट क्या होता है। कॉस्ट यूनिट बड़ा सिंपल सा है। आप मुझे बताओ, अगर आप दुकान पे जाते हो, अगर आप दुकान पे जाते हो और आप दुकान वाले भाई से कहते हो भैया दूध देना, तो आप किलो में दूध लेते हो या लीटर में लेते हो, ये बता दो सर। वो दुकान वाले भैया आपसे पैसा किलो के हिसाब से चार्ज करते हैं या लीटर के हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं? दूध, जो आपसे दूध का पैसा लेंगे वो लीटर के हिसाब से लेंगे, किलो के हिसाब से? लीटर के हिसाब से, राइट। जब आप केले लेने जाते हो मार्केट में, तो आप किलो के हिसाब से खरीदते हो या डजन के हिसाब से खरीदते हो? दर्जन के हिसाब से सर, दर्जन के हिसाब से, है ना। 12 केले के हिसाब से होता है। तो जो दुकान वाले भैया है वो कस्टमर से कितने केले के हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं? 12 केले के हिसाब से पैसा, 50 रुपए के 12 केले, मतलब 50 रुपीज पर डजन। कुछ चीजें किलो के हिसाब से होती है, कुछ चीजें आपके पास डजन के हिसाब से होता है, कोई चीजें लीटर के हिसाब से आपसे चार्ज की जाती है। तो अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स है, राइट, कि कितने के हिसाब से पैसा चार्ज करो, जिसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट यूनिट। आप दुकानदार हो, मैं आपके पास आऊंगा, मैं कहूंगा 1 लीटर दूध चाहिए, तो आप मुझसे मिल्क जो दूध है वो लीटर पर लीटर के हिसाब से चार्ज करोगे, तो कॉस्ट पर लीटर होगे दूध का, कि भाई लीटर के हिसाब से आप कॉस्ट में से लोगे। अगर मैं आपसे केले मांगूंगा तो आप मेरे से दर्जन के हिसाब से केले का पैसा चार्ज करोगे। तो कॉस्ट का जो यूनिट, केले का जो मेजरमेंट यूनिट है वो है कॉस्ट यूनिट, है वो है डजन, कि 1 डजन के हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं कस्टमर से। कोई किलो के हिसाब से चार्ज करता है किसी किसी चीज में, है ना। ये सब चीजें होती है, इसी को कैसे कॉस्ट यूनिट कहते हैं। आप कभी कभी भी आप हॉस्पिटल जाओगे ना, तो आप हॉस्पिटल जाओगे, वैसे जाना नहीं, कभी जिंदगी में जाना ना पड़े, तो कभी आप गए हो, कभी ध्यान दिया हो, तो पेशेंट जो हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं उनको एक रूम एक डे के लिए चार्ज किया जाता है। मतलब एक रूम अगर एक पेशेंट को दूंगा तो इतना पैसा चार्ज करेगी हॉस्पिटल आपसे, 2000 रुपये पर डे पर रूम, इसको बोलते हैं हॉस्टल। हॉस्टल क्या करता है, कैसे पैसा का चार्ज करता है कस्टमर से? 2000 रुपीज पर डे पर रूम, 5000 रुपीज पर डे पर रूम। एक रूम एक दिन के लिए 5000 रुपये का होगा, ऐसे चार्ज करता है। जैसे आप होटल्स में जाओगे कहीं रूम में, तो पर रूम पर डे के हिसाब से पैसा चार्ज किया जाएगा। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉस्ट यूनिट्स होती है, इनको यूनिट्स कहा जाता है कि आपसे पैसा किस यूनिट पे चार्ज किया जाता है। पर डे पर रूम, है ना, पर डे पर रूम। आपसे किराया चार्ज किया जाता है, 10 किलोमीटर इतने का फेयर है, मतलब एक किराया जो आप कहीं जाते हो, अब जैसे ओला उबर करते हो तो 5 रुपए पर किलोमीटर पे आप पैसा लेते हैं, उससे 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आपसे पैसा चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये है, तो वही कह रहा है कि अलग अलग तरीके की कॉस्ट यूनिट्स होती है, कुछ टन में होते हैं, कुछ जैसे कपड़ा आपसे लेंगे, आप कपड़े खरीदने जाते हो, आप कितने के हिसाब से कपड़ा लेते हो? किलो के हिसाब से? नहीं सर, मीटर के हिसाब से। तो जो कपड़े वाले भैया आपको कपड़ा दे रहे हो वो आपसे पैसा कैसे लेंगे? पर मीटर के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट यूनिट। ये सर कॉस्ट यूनिट होती है, आप समझिए, समझ में आया आपको? चलिए, तो अब यहां पर देखिए नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज
ये इंडस्ट्रीज किस हिसाब से पैसा चार्ज करती है अपने कस्टमर से। स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री जो होगी वो टन के हिसाब से पैसा लगेगा, कितने टन स्टील गया, कितने टन सीमेंट गया, उसके हिसाब से पैसा चार्ज किया जाएगा। शुगर इंडस्ट्री टन के हिसाब से पैसा चार्ज करेगी। टेक्सटाइल मतलब कपड़ों वाली इंडस्ट्री जो कपड़ा बेच रही है वो मीटर के हिसाब से पैसा चार्ज करेगी। 100 मीटर कपड़े का इतना, 1000 मीटर कपड़े का इतना, मीटर के हिसाब से पैसा चार्ज करेगी वो। साइकिल इंडस्ट्री एक साइकिल पर साइकिल का कॉस्ट बताएगी, सर एक साइकिल इतने की है। हॉस्पिटल कैसे चार्ज करेगा, पर डे पर पेशेंट, एक पेशेंट के हिसाब से या पर बेड के हिसाब से चार्ज करेगा। टिम्बर इंडस्ट्री कैसे चार्ज करेगी, फुट के हिसाब से। जो लकड़ियां वाली इंडस्ट्री होती है, जो दरवाजे गेट वगैरह होते हैं, वो कैसे हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं, लकड़ी के फुट के हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं। फार्मास्यूटिकल कैसे चार्ज करती है, बोतल के हिसाब से, स्ट्रिप के हिसाब से। ईटे ब्रिक मतलब ईटे पर ब्रिक, एक ईट कितने की, आप ईट खरीदने जाओगे आप सोचोगे एक ईट कितने की है, वो कहेगा सर 7 रुपए 8 रुपए की एक ईट है। तो इस तरीके से पैसा चार्ज करते हैं। ये वो है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री किस तरीके से आपसे पैसा चार्ज कर रही है। केमिकल हो गया किलो के हिसाब से, टन के। सॉफ्ट ड्रिंक हो गया केसेस, एक बोतल के हिसाब से हो गया। वाटर बियर देखो बियर लिखी भैया, वाटर बोल दो या बियर बोल दो, लीटर के हिसाब से। बैरल मतलब पूरे उसका कंटेनर के हिसाब से। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर्टिकल के हिसाब से, एक फर्नीचर कितने का बेचा। सोफा, आप कहीं फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर जाओगे, वहां से सोफा खरीदोगे तो आपको एक सोफे की कॉस्ट बताएगा, बेड खरीदोगे बेड की कॉस्ट बताएगा, जो फर्नीचर आप खरीदोगे उसकी कॉस्ट। कोल इंडस्ट्री टन के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से, किलोमीटर पर। देखो गुड कैरी, एक जितना भी मैं गुड्स ले जा रहा हूं वो पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा चार्ज करेंगे। मतलब मैं गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी है मेरी, तो मैं गुड्स एक जगह से दूसरी जगह भेजता हूँ, तो एक गुड्स आप कितने किलोमीटर भेजवाना चाहते हो उसके हिसाब से पैसा चार्ज करेगा। पैसेंजर पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा चार्ज किया जाता है। कैंटीन में मील के हिसाब से, होटल में पर डे के हिसाब से, पावर मैन्युफैक्चरिंग में किलोवाट, राइट। आपसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे चार्ज करते हैं, किलोवाट के हिसाब से, किलोवाट पर आवर, एक घंटे में कितने किलोवाट यूज हुआ उसके हिसाब से। तो ये आपको याद करने होंगे, याद इन द सेंस 4-5 बार पढ़ोगे कुछ तो जनरल सेंस में आ जाएगा, और कुछ 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, 5 से 6 बार आपको इसको रीड करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से आप ये याद करो। गैस का मतलब गैस किससे मेजर किया है, क्यूबिक मीटर से। टेलीमार्केटिंग पे कस्टमर कॉल के हिसाब से। कॉल सेंटर मतलब अकाउंट हैंडल। प्रोफेशनल सर्विस पर आवर्स, प्रोफेशनल जो होते हैं आप जैसे CMA CS एडवोकेट, घंटे के हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं। एक घंटा आपको सर्विस दूंगा तो इतना पैसा चार्ज करूँ। तो ये कुछ इंडस्ट्री है, और बगल में उनकी एजुकेशन कैसे चार्ज करते हैं। एजुकेशन में स्कूल्स, एक बच्चा 1 ईयर पढ़ेगा तो इतना पैसा लगेगा, ऐसे चार्ज करते हैं। ये पेपर में MCQ बनकर 100% आएगा। बच्चे कहते हैं पहले ये बताओ पेपर में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हम उस हिसाब से देखेंगे। 100% आएगा, 100%। और बताओ, ये पेपर में आएगा 100%, इसमें से 1-2 आपसे 100% पूछेगा। अब आपको ये सारा पढ़ना पड़ेगा, सारा पढ़ना कुछ नहीं है। 5 बार रिपीट कर दो एक ही चीज आपको। अगर मैं कह रहा हूं ना ये कितने हैं, 27 है ना, आपको 20 याद हो जाएंगे। 5 बार अगर रिपीट कर दोगे, 10 बार रिपीट कर दोगे, 27 के 27 याद हो जाएंगे। रिपीट नहीं करोगे पर मुझे पता है। ठीक है जी, चलिए। ये क्या है, आपके फिक्स कॉस्ट का क्लासिफिकेशन है, ये रह गया था, मैंने लास्ट में करा रहा हूँ। फिक्स कॉस्ट का क्लासिफिकेशन बाद में होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही कवर करेंगे, क्योंकि थ्योरी एकदम ही ज्यादा पढ़ा दूंगा तो ये मजा नहीं आएगा। ये सारा आपको 5 से 10 बार आप पढ़ना, ठीक है, मेरे कहने पर। मर्जी है तुम्हारी, पढ़ना ना पढ़ना, पेपर में आगे फिर मत कहना। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मैथड ऑफ कॉस्टिंग। देखो इसमें क्या रह गया, इसमें एक तो ये रह गया मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, मेथड ऑफ कॉस्टिंग। फिर उसमें वही सेम चीज कि कौन सी इंडस्ट्री किस तरीके का मेथड यूज करती है, कॉस्टिंग मेथड, वो पढ़ना है। टेक्निक हम आज पढ़ चुके हैं, ठीक है सर। कॉस्ट यूनिट मैं आपको बता चुका हूं, राइट। एक होता है कॉस्ट सेंटर, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा, कॉस्ट सेंटर किसे कहते हैं। फिर फिक्स्ड कॉस्ट का क्लासिफिकेशन आपको बताया कि कितने टाइप, ये पेपर में आता है फिक्स्ड कॉस्ट का क्लासिफिकेशन। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये आपको पढ़ने की ये नहीं है बिल्कुल भी, इसको मैं कह रहा हूं आप इसको नहीं पढ़ेंगे, बस आप नाम याद करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या नाम क्या है, बस आपके सिलेबस में सिर्फ नाम आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का क्या नाम था, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का क्या नाम है, नाम आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिए है, आपको सिर्फ नाम याद करने हैं। जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का नाम है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैपेसिटी कैप्टिव कंजम्पशन। अब आप कहोगे सर ये नाम कैसे याद करेंगे, हमने भी याद करे थे,
मैंने याद करे थे अपने टाइम पे, जब मैं पढ़ा था, मैंने पेपर में भी अटेम्प्ट करा। आपसे पेपर में पता है क्या बोलेगा, क्या आएगा, कैश, CAS, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश 8 का क्या नाम है, बस इतना आएगा एमसीक्यू में। आपसे कोई थ्योरी नहीं पूछेगा कि इसके बारे में बताओ, सिर्फ नाम पूछेगा। तो नाम आपको याद करेंगे, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है सर। आपको कॉस्ट अकाउंटिंग इधर लिखने हैं और उनके नाम इधर याद करने हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 का नाम है कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी, 7 है एम्प्लॉय कॉस्ट, 6 है मटेरियल कॉस्ट। इस तरीके से आपके नाम पूछेगा। टोटल हमारे पास कितने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, टोटल हमारे पास 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 24 के 24 नाम याद करने हैं। लो, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 खत्म करा दूंगा। चैप्टर नंबर 2 में मेथड बच गया, एक कॉस्ट सेंटर और फिक्स कॉस्ट का क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्लास में ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 3 पे आ जाएंगे, कॉस्ट शीट का कॉस्ट शीट। ये है पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर, ये चैप्टर पूरा प्रैक्टिकल है, फुल प्रैक्टिकल चैप्टर। ठीक है, क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे आज की। बाय बाय।